जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तब हम लोग जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में प्रेजेंट हो और वो मोशन में हो तब जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। When a charge is in influence of when a moving charge लिख देते हैं, क्योंकि जब तक वो मूव ना करे तब तक उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसलिए पहले ही हम लोग मूविंग चार्ज लिख देते हैं। When a moving charge is under influence of, influence मतलब कि उसके चारों तरफ प्रेजेंट है, influence of both electric field E and magnetic field B, it experiences a force called Lorentz force. It is mathematically given by F लिखते हैं, मान लो L लिख देते हैं लॉरेंस के लिए, या फिर नहीं भी लिखें तो नेट फोर्स हो गया, तो इसका 2 सम होगा, थोड़ा और जगह बना लेते हैं। F इज इक्वल टू, सबसे पहला वाला F इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है जो, तो वो मान लो FE लिख दिए और प्लस यहाँ भी वेक्टर दे दिए। दूसरा फोर्स F मैग्नेटिक के कारण, ये हो गया FP। तो FB तो हम अभी बता देंगे कि कितना होगा। F इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बताइए कि क्या होता है। F फोर्स जो है, कोई भी Q चार्ज है और वो E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहे तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हो जाता है Q टाइम्स E। E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वो एक इतना चार्ज हो तो उस पर उतना फोर्स लगेगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे Q टाइम्स E। E है इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस, अब इसको लिखते हैं Q V क्रॉस B। Q V क्रॉस B, अब V वेक्टर है और V भी वेक्टर है, ये वाला हो गया ऐसे। तो ये वाला जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? वेक्टर होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा है ना, और यहाँ पे भी वेक्टर है। और ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि एफ भी वेक्टर है तो ये तो टोटल क्वांटिटी भी वेक्टर होना चाहिए, और क्यू तो स्केलर है, एक बस चार्ज है, इसका कूलम यूनिट होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हो गया वेक्टर। अब इसको हम लोग फिर से कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, क्यू लिख दिए और ई प्लस वी क्रॉस बी कर दिए, तो ये हो गया आपका एफ। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। एफ वेक्टर होगा ना? हाँ, एफ भी वेक्टर होगा। अब इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं कि द फोर्स व्हेन अ चार्ज q इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, यहाँ डबल ब्रैकेट हो जाएगा, moving with velocity v in presence of electric field E and magnetic field B, the force on the charge is given by q E plus v cross B। वो लिख लीजिएगा ना आप लोग कि लिख दें?
इसी को मैथमेटिकली मतलब कि स्टेटमेंट में लिख देना कि व्हेन अ चार्ज q इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, लिख ही देते हैं व्हेन अ चार्ज q is moving with velocity v in presence of electric field E and magnetic field B the force on the charge is F is equal to Q E plus V क्रॉस B। ये दोनों वेक्टर हो गया और फिर से एक और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो गया आपका लॉरेंस फोर्स, ये भी वेक्टर है। तो अब क्वेश्चन में यही सब दिया रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप लोग को वेक्टर पढ़ाया नहीं गया तो इसलिए डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं उलझाया जाएगा, सिंपल ही रहेगा। अच्छा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हम बताए हैं इसका एक और प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ये आप लोग अगर नोटिस करें तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। जैसे ये डॉट आया तो ए के परपेंडिकुलर आया डॉट, जैसे ये पेपर पे है ए और पेपर पे हम लोग पेन रखें उस डायरेक्शन में आया डॉट, तो ये ए के परपेंडिकुलर हो गया। और यही चीज बी के भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी अगर पेन रखें तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये जो ए क्रॉस बी आता है, ये जो फाइनल चीज आएगा तो ये दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। यहाँ लिखते हैं अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है तो ये जो सी वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब देखिए ये जो लॉरेंस फोर्स हम लोग लिखे हैं F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी, तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तब सिर्फ ये राइट साइड वाला फोर्स लगता है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड force is given by F is equal to Q V क्रॉस B। ये सिंपली हो जाएगा। अब ब्रैकेट नहीं भी दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक स्केलर है, लेकिन ऐसे ही हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है आप लोग बताइए कि किस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा कि बी फील्ड के डायरेक्शन में होगा या किसी और डायरेक्शन में होगा। अब ये जो ए क्रॉस बी बताए थे, ए क्रॉस बी अगर सी डायरेक्शन में है तो सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में जो F इज इक्वल टू वी क्रॉस बी लिखे हैं तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हुआ F, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। F इज परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ। एक मिनट, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट we find that F is perpendicular to F is perpendicular to both
V एंड V, किसी भी डायरेक्शन में B हो और V हो तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F लगता है। उसको एक फिगर से समझते हैं। ये मान लो कोई भी चार्ज है और ये चार्ज ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी को अलग से बताते हैं। ये कोई चार्ज Q है और ये ऐसे जा रहा है। कोई चार्ज Q बोला जाए तो आप जनरली अज्यूम करिए कि प्लस चार्ज की बात हो रही है। ये ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड B। तो अब इस पे आप फोर्स का डायरेक्शन बताइए, किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे पहले उसका इक्वेशन याद कीजिए कि F इज इक्वल टू लिखना था QV क्रॉस P। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। V क्रॉस B करेंगे तब किधर आएगा थंब, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड। आउटवर्ड सर। बहुत लेट से बोले आप लोग। तो ये इधर की तरफ ऐसे जब फिंगर घुमाएंगे तो आउटवर्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका FQVB और इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। QVB साइन 90 डिग्री और फिर आउटवर्ड के लिए ऐसे डॉट लगा दिए, तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं QVB और आउटवर्ड। तो ये इतना फोर्स हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन बताइए। B ऊपर की तरफ है 0.5 टेस्ला और V वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, Q चार्ज है 2 कूलम और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो F क्या होगा? कैलकुलेट कीजिए, या नहीं है तो यहीं बताइए, हम राइट करते हैं। F इज इक्वल टू क्या लिखें? क्यू Q फोर्स वेक्टर V हाँ, और मल्टीप्लाई क्रॉस वेक्टर वेक्टर B। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस उसको बोलेंगे, हमेशा ही क्रॉस बोलिए इसको। अब Q का वैल्यू लिख देते हैं, 2 कूलम हो गया। यूनिट हम लोग अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में बस न्यूटन डाल देंगे, या फिर मान लो अभी लिख ही देते हैं, 2 कूलम हो गया। और फिर वेक्टर V का वैल्यू बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 और फिर मल्टीप्लाई करना है B से। B का वैल्यू बताइए। 0.5 टेस्ला। ठीक है, उसके बाद फिर एक चीज और से मल्टीप्लाई होगा, वो कौन सा क्वांटिटी होगा? साइन 60 साइन थीटा, साइन 60 साइन 60 डिग्री होगा। और फिर डायरेक्शन, हाँ ठीक है, और डायरेक्शन भी अभी लिखना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है। तो डायरेक्शन में क्या लिखें, डॉट या क्रॉस? डॉट क्रॉस। डॉट। जब ऐसे करेंगे V से B की तरफ जाएंगे तो थंब आएगा बाहर की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा डॉट। अब इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू √3/2 और ये आ गया ऐसे। तो अब इसको कर लीजिएगा डायरेक्ट, कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल। 2 ये हो गया 5√3, 5√3 और ये आ गया न्यूटन में। इन सारे को जब कंबाइन करेंगे और ये आ गया आउटवर्ड। सर ये डायरेक्शन दिए ना तो समझ नहीं आया कैसे दे रहे हैं।
डायरेक्शन सबसे पहले उसका आप अपने राइट हैंड के फिंगर को रखिए वी के डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अब घुमाइए उसको बी के डायरेक्शन में। बी के डायरेक्शन में घुमाने पे जिस डायरेक्शन में आपका थंब है वही हो जाएगा आपका वी क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब ये जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मान लो कि ये हम दूसरा सिचुएशन ऐसे ले लिए, वी क्रॉस बी। अब फिर से आप अपने राइट हैंड के उंगली को रखिए बी के डायरेक्शन में, रखा गया। अब उसको बी की तरफ घुमाइए। तो उल्टा अगर नहीं घूम रहा हो तो अपने फिंगर को अपोजिट कीजिए और तब घुमाइए। तो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वही उसका हो जाएगा वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे अंदर की तरफ थंब आता है, तो ये हो गया ऐसे इनवर्ड। ये हो गया आपका थंब। थंब इनवर्ड आए तो ये हो जाएगा ऐसे, और आउटवर्ड आए तो ऐसे हो जाएगा डॉट। ठीक है, थैंक यू सर। दिस इज वी क्रॉस बी। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटाइजेशन और डायमैग्नेटिज्म ये सब पढ़ेंगे।